आपका स्वागत करने हम सब मिलकर आए हैं। आपका स्वागत करने हम मिलकर आए हैं। चेहरे पर मुस्कान और साथ में कुछ पुष्प लाए हैं। तो चेयरमैन श्री इंद्रजीत सर, प्रधानाचार्य श्रीमती रूबी शर्मा जी, सुश्री सुमन शर्मा जी कि वो आए और हमारे अतिथियों को पौधा भेंट करके उनका स्वागत करें। राष्ट्रहित में तथा विकास में सदैव योगदान देने वाली यह संस्था प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राष्ट्रहित में तथा विकास में सदैव योगदान देने वाली यह संस्था ईश्वरीय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय यूथ 20 प्रोग्राम का शुभारंभ करते हुए स्वास्थ्य कल्याण और खेल कार्यक्रम द्वारा युवाओं को जागरूक करने की एक मुहिम चला रही है। और इसी कार्यक्रम को आज इस कार्यक्रम का शुभागमन करने के लिए सबसे पहले मैं दीप प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ हमारे मुख्य अतिथियों को कि वो मंच पर आए, यहाँ सामने हमारे पधारें और दीप प्रज्वलन करें। ब्रह्मा कुमारी सविता दीदी, चेतना दीदी, शैली दीदी, भारती बहन, ज्योति बहन, श्री ज्ञानचंद जैन जी और एसएमएस कॉलेज के प्रिंसिपल मैम इंदुबीज मैम, सुनीता कपूर मैम, कृपया पधारें। श्रीमान राम प्रकाश जी और ब्रिज मोहन सर, आप भी दीप प्रज्वलन के लिए कृपया पधारें।
सभी टीचर्स अपने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके इस दीप प्रज्वलन में अपना अपना सहयोग दीजिए जी, और सभी अपने अपने स्थान पर खड़े भी हों जी। धन्यवाद। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, निर्मल सी गंगा उज्जवल सी यमुना, निर्मल सी गंगा उज्जवल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए, तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए, खुशियाँ मिली है बेशुमार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। धन्यवाद। पीछे बैठे हुए सभी टीचर्स से रिक्वेस्ट है, कृपया वो आगे की कुर्सियों पर बैठें, ये स्थान खाली ना छोड़ें। हाँ जी, अब मैं अपने अतिथियों से हाँ जी, ब्रह्मा कुमारी शैली दीदी जी, सविता दीदी जी, चेतना दीदी और ज्योति बहन और साथ में भारती बहन जी, कृपया मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। हाँ जी, मंच पर पधारें, अपना स्थान ग्रहण कीजिए।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ पर यूथ प्रोग्राम यूथ 20 प्रोग्राम का शुभारंभ करने के लिए ही यहाँ पर आए हैं और उसी प्रोग्राम को जिसके माध्यम से स्वास्थ्य कल्याण और खेल कार्यक्रम द्वारा युवाओं को जागरूक करने की मुहिम जो चलाई गई है, आज हम सभी यहाँ पर एकत्र हुए हैं। ब्रह्मा कुमारी हमेशा ही समाज को सुधारने, समाज को प्रगति की ओर, शांति की ओर बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम करते ही रहते हैं और हमें सुख, शांति, राजयोग, ज्ञान से किस प्रकार से हमें अपने जीवन में सुख शांति भरनी है, हमें हमेशा ही ये बताते रहते हैं। तो विश्व में शांति और राजयोग का संदेश जो ये फैलाया जा रहा है, हमें इस भागदौड़ की जिंदगी में जो संयम, सहयोग, शांति से भरा जीवन जीना भी ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छे से सिखा रही हैं। तो आज हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो इस कार्यक्रम में पहुंचकर इस एक और कार्यक्रम की एक कड़ी का हम हिस्सा बने हैं। तो अब इसी कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी देने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी ज्योति बहन को कि वो इस कार्यक्रम पर प्रकाश डालें और हमें विस्तार से जानकारी दें। ज्योति बहन, आपका स्वागत है। ओम शांति। Respected Principal Ma'am and all dignitaries, myself Jyoti P.K. Jyoti, and I am associated with this Brahma Kumari, International Brahma Kumaris, this organization since my childhood. This is the achievement I am sharing with you. This is a big achievement for me. So this is, we are here for the discussion of G20 project, what we are doing. Firstly, I want to tell that what is G20, everybody must be knowing this. So this is a summit of 19 countries with 19 plus 1, that is one European Union. So this is a collaboration of 20 countries. And we are very fortunate that this year, India, we are hosting for this summit, 23rd summit. So this is happening on 9th of September 2023 in Pragati Maidan, Delhi. So this is hosted by our prestigious, respected Prime Minister by Narendra Modi ji. So Brahma Kumaris इसके लिए क्या कर रही हैं? What we want to explain here कि G20 is about, ये क्यों start किया गया था 23 years back, क्यों start किया गया था? The motto was one country, one family, one future. So Vasudhaiv Kutumbakam was the motto of this G20. इसका पूरा मोटो ये था कि हम एक दुनिया को, एक विश्व को एक परिवार की तरह बनाएं और उसमें क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उसके लिए क्या क्या चाहिए, तो उसके बारे में ही डिफरेंट कंट्रीज में ये होता रहा। तो इंडिया में ये फर्स्ट टाइम, नॉट इट इज साउथ एशिया में, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग। सो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस, वी कैन गिव अ क्लैप for our country. It's a proud moment. So the basically what we are doing in Brahma Kumaris in this year, this is related with Y20 and there are many other projects we are doing under this. Touch the Light we have done in schools 10 years back and some other projects like Nasha Mukti जो कि हम बच्चों के साथ करते हैं, टच द लाइट जिसमें हम वैल्यू की एजुकेशन देते हैं, और तीसरा ये प्रोजेक्ट है G20 जिसमें Y20 के अंडर, यानी कि इसमें हमने यूथ को इंक्लूड किया है। यूथ की एज के लिए हमने एक बार है दैट इज 15 years to 35 years के जो भी लोग हैं इन स्कूल 9 to कॉलेज लेवल तक, 35 years तक वी कंसीडर एज यूथ। तो उन सब बच्चों के अभी तक हम प्रोग्राम करते आ रहे हैं इसके अंदर, और अभी तक अम्बाला लेवल पर हम 18 प्रोग्राम Y20 में इस प्रोजेक्ट के अंदर कर चुके हैं अम्बाला में। और जो डिफरेंट प्रोजेक्ट रहे उसमें जैसे मैंने बताया कि नशा मुक्ति, तो बच्चों को स्कूल में जाकर एक एग्जीबिशन के थ्रू, उनको स्टोरीज़ के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू नशा क्यों नहीं करना चाहिए इसके बारे में समझाया जाता है। और टच द लाइट में बच्चों को डिफरेंट वैल्यूज़ लाइक अपने पेरेंट्स का सम्मान करना, ऑनेस्टी,
ग्रैटिट्यूड, डिफरेंट टॉपिक्स पे हम स्कूल के बिफोर after their assembly they used to give us a period, 0 period. We explain them the value of these different topics. So we अम्बाला में तो सभी केवी स्कूल में, एसडी स्कूल में, आर्मी स्कूल में ये प्रोग्राम चलते आ रहे हैं, बहुत समय से चल रहे हैं. और अभी इस साल में अभी जो स्टार्ट हुआ दैट इज़ Y20. इसके अंडर हम स्कूल्स में, डिफरेंट स्कूल्स में जैसे भी उनके टाइम के अकॉर्डिंग टाइम लेकर प्रिंसिपल से फिर हम बच्चों को द सब्जेक्ट इज मेंशन्ड ओवर हियर, हेल्थ, वेलबींग एंड स्पोर्ट्स. तो तीनों की वैल्यू बताते हुए व्हाट इज, व्हाई हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज वेलबींग. यूजुअली एवरीबडी नोज अबाउट व्हाट इज हेल्थ, एवरीबडी नोज व्हाट इज स्पोर्ट्स, बट वेलबींग दे आर नॉट अवेयर व्हाट इज वेलबींग. इफ वी आर डूइंग गुड फॉर आवर हेल्थ, इफ वी आर डूइंग गुड इन स्पोर्ट्स, then we are obviously in a good value system. We are nicely spend our life. So well-being is about collaboration of both health and sports. Well-being includes meditation as well as value system. So वो बच्चों को कैसे inculcate करना है अपनी लाइफ में, तो ये सब हमारी दीदियाँ सिखाती हैं. तो बेसिकली आज आपसे मिलने का पर्पस भी यही रहेगा कि इट इज़ अबाउट फॉर यूथ. यू ऑल आर यूथ. बच्चों में कैसे इनकलकेट करना है, दीदी तो 1 घंटे के लिए बताएगी, लेकिन आप अगर उस चीज़ को अच्छे से बच्चों में प्रैक्टिस करवाएंगे तो वो और अच्छे से कर सकते हैं अपनी लाइफ. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति बहन, आपने हमें इस कार्यक्रम की विस्तार जानकारी दी और हमें भी इस कार्यक्रम का एक हिस्सा बनने का जो है निमंत्रण दिया. तो हम सभी चाहेंगे कि इस मुहिम में हम सब जिस प्रकार से करना है हो सके अपना अपना योगदान दें. अब मैं ब्रह्म कुमारी शैली दीदी जी को आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो अपने अमृत वचनों से हम सभी को सराबोर कर दें और हमें अपने जीवन में किस प्रकार शांति को, सहयोग भावना को लेकर आना है, अपने जीवन को किस प्रकार सुंदर बनाना है और अपने अपनों का भी जीवन कैसे संवारना है, हमें सिखाएंगे शैली दीदी जी. ओम शांति. ओम शांति. आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से एक टीम के रूप में हम सभी जो आपके समक्ष हैं, सबसे पहले मैं स्कूल मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल मैम का और आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सभी से इंटरेक्ट करने का एक प्लेटफॉर्म जो आप सभी ने हमें दिया है, जिससे हम अपनी बात आप तक पहुँचाकर आपके द्वारा देश के और स्पेशली यहाँ जो हमारी लोकल यंग जनरेशन है उन तक पहुँचा सकें. मैं आपको एक नहीं लेकिन एक में हज़ारों समाये हुए देख रही हूँ, क्योंकि एक टीचर एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह है जो देश का भविष्य बनाने के लिए और अपने स्टूडेंट्स को बहुत उज्जवल भविष्य देने के लिए जिम्मेवार है. सो आप और आप में समाये हुए उन सभी स्टूडेंट्स का मैं आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ. अभी जैसे ज्योति बहन बता रहे थे, G20 और G20 के अंतर्गत स्पेशल यूथ के लिए डिज़ाइन किया गया Y20 प्रोजेक्ट. यूथ भले ही यहाँ एज के हिसाब से कहा गया है, लेकिन हमने अपनी दादियों से सीखा है. हमारी पूर्व मुख्य प्रशासिका जानकी दादी जी, डॉक्टर जानकी दादी जी जो 104 वर्ष की उम्र तक बहुत हेल्दी लाइफ जिए, वो जब 82 इयर्स के हुए थे, बाद में तो और बहुत लंबा जिए वो, लेकिन मुझे याद है जब वो 82 इयर्स के हुए थे, और क्योंकि ब्रह्मा कुमारी से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, देश विदेश में दादी जी का जाना होता था. तो 82 माना एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के हिसाब से कैसी स्टेट मानी जाती है बॉडी की? हिंदू जी, बस घर में बैठो, रेस्ट करो, आइदर हॉस्पिटलाइज या फिर चलो घर में बहु बच्चों की सेवा ले रहे. पर दादी जी
ट्रैवल कर रहे थे अराउंड द वर्ल्ड। एक साल में लाखों किलोमीटर्स का उनका ट्रैवल रहता था, इवन 103 इयर्स की एज में भी। तो 82 इयर्स के जब वो थे तब की बात मुझे याद है। दादी जी को किसी ने पूछा, दादी जी अब तो दादी जी से कोई मेरे जैसी बहन जो थोड़ा सा 50 क्रॉस कर चुकी थी, वो दादी जी से बात कर रही थी कि दादी जी अब ना ज़्यादा सेवा नहीं होती है, अब तो हम बूढ़े हो गए। तो दादी जी ने कहा कि अरे मैं तो अभी तक बूढ़ी हुई नहीं, तुम कहाँ से हो गई, मैं तो अभी जस्ट 28 इयर्स की हूँ। अंडरस्टूड? She was 82 years old and she was saying that I am only 28 years old. So it's a mindset कि हम अपने आप को यूथ समझ रहे हैं या ओल्ड समझ रहे हैं। अनुभव के हिसाब से आप बुजुर्ग बनिए, लेकिन जहाँ कुछ करने की बात आती है अपने लिए, अपनों के लिए, अपने समाज के लिए, वहाँ तो वो यूथ स्पिरिट हमारे माइंड में हमेशा रहना चाहिए। और आज जो आप सभी मेरे सामने हैं, आप दिन का 1/3 या उससे भी ज़्यादा हिस्सा उन यूथ माइंड्स के साथ बिताते हैं, तो नेचुरली आप सभी ऑलरेडी यूथ है ही है। मैं शरीर की एज को नहीं देखूंगी, आप सभी ऑलरेडी यूथ हैं, यूथ माइंड्स को कल्टिवेट कर रहे हैं। और ये जो Y20 प्रोजेक्ट है, इसको हम आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि एजेंडा हम देख रहे हैं, हेल्थ, वेलबींग एंड स्पोर्ट्स, बहुत वास्ट टॉपिक है और इसमें डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। कहीं 2 घंटे का कार्यक्रम होता है, कहीं फुल डे के सेमिनार्स भी चलते हैं। इट डिपेंड्स कि आप हमें कितना टाइम दे रहे हैं। मोस्टली जैसे अभी ज्योतिबेन बता रही थी कि अभी तक इस मई मास में ही हम 18 प्रोग्राम्स कर चुके हैं, तो मोस्टली हर जगह पर हमें 2 घंटे का टाइम मिलता है। तो हम उसमें Y20 का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करके कि G20 क्या है, Y20 क्या है, और फिर इस एजेंडा को क्लियर करते हैं कि अगर हम एक प्रॉपर हेल्थ अगर हम मेंटेन करना चाहते हैं तो किस तरह से डाइट हमारी कैसी होनी चाहिए, रेस्ट कितना ज़रूरी है, एक्सरसाइज किस तरह से हमें करनी है, फिर हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है, इन सभी को अच्छे से बच्चों की भाषा में वो जिसको समझ सके और इम्प्लीमेंट कर सके लाइफ में, इस हिसाब से उनको समझाते हैं। देन हम आते हैं वेलबींग पर कि वेलबींग अगेन एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है जिसका एक हिस्सा हेल्थ है, एक हिस्सा हेल्थ है। वेलबींग में हम पूछते हैं बच्चों को, जब कोई पूछता है आप कैसे हो, तो पीछे एक फिल्म आई थी, तो उसमें हीरो बताता है चाहे कुछ भी हो जाए बस यस ऑल इज वेल, दैट इज पॉजिटिव थिंकिंग। सो वेलबींग माना सब कुछ ठीक होना एक ये बात है, लेकिन सब कुछ कितना भी मेसी होते हुए भी मैं अपने आप को ठीक रखूं, वेलबींग में सबसे पहली बात वो आती है, जिसके लिए इमोशनली स्ट्रांग होना, अपनी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करना, अपने रिलेशनशिप्स को अच्छे से प्यार से चलाना, और फिर सेल्फ डिपेंडेंट फाइनेंशियली, ये सारी बातें वेलबींग में शामिल हैं। तो उस एक एक पॉइंट को हम बच्चों के आगे एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से आपको अपने आप को उस वेलबींग की तरफ आगे बढ़ाना है। एंड देन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स क्या है और क्या इम्पोर्टेंस है खासकर इस यंग एज में। हम बताते हैं बच्चों को कि बड़े होने के बाद शायद आप चाहकर भी मैदान में नहीं उतर पाओगे, वो जो आउटडोर गेम्स होते हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये एक एज पीरियड है आपका जब आप अपने आप को पर्सनालिटी को भी डेवलप कर सकते हैं, मेंटली भी स्ट्रांग बन सकते हैं, फिजिकल स्टैमिना को अपने बढ़ा सकते हैं। एंड देन जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है जो पूरी लाइफ में हमारे काम आएगा, उसको भी हम बच्चों के सामने बताते हैं। आज आप सभी क्योंकि टीचर्स हैं हमारे सामने, तो मैं उस टॉपिक को उस तरह से नहीं लेने जा रही हूँ, वो तो जब हम आपके पास आएंगे, आपके स्टूडेंट्स के लिए कराएंगे, तब उस प्रॉपर टॉपिक को हम लेंगे। चाहे हम कॉलेज में जाते हैं तो मैम, या हम स्कूल में जाते हैं, 9th ऑनवर्ड बच्चों को हम लेते हैं उसमें। और ये जो प्रोजेक्ट है सिर्फ स्कूल कॉलेज तक सीमित नहीं है,
क्योंकि ये एज ग्रुप है 15 to 35। सो जो भी प्रोफेशनल यूथ्स हैं, NGOs हैं, कई सारे यूथ NGOs हैं, चाहे वो ग्रामीण युवा हैं, वहाँ भी बहुत तरह के संगठन हमें मिलते हैं। तो ऐसे 2 प्रोग्राम्स हम वो भी कर चुके हैं जहाँ पर ग्रामीण युवाओं को हमने इकट्ठा किया और उसमें फोकस कराया मेनली नशा मुक्ति पर, जो Y20 का ही एक हिस्सा है। तो इस तरह के जहाँ जैसी आवश्यकता है, नेचुरली जब हम स्टूडेंट्स को करेंगे तो उनकी जो स्टूडेंट लाइफ है उसको फोकस करते हुए इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। सो जब हम आपके पास आएंगे, इस होप के साथ मैं बोल रही हूँ कि आप हमें बुलाएंगे, तो जब हम आपके पास आएंगे तो स्टूडेंट्स को हम उस हिसाब से इस टॉपिक पर समझाएंगे। लेकिन क्योंकि आज टीचर्स, एक गुरु का स्थान जो व्यक्ति के जीवन में बहुत ऊंचा होता है, ऐसे आप सभी टीचर्स हमारे सामने हैं। तो एक टॉपिक हमने चूज़ किया आपके लिए, एमिंग फॉर एक्सीलेंस। सभी अपनी लाइफ में एक्सेल करना चाहते हैं। चलिए छोटी सी एक्टिविटी करते हैं हम। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और पेयर्स बना लें। पेयर्स बना लें। जसवंत भी आप एग्जाम के साथ आ जाइए। कहीं कोई सिंगल रह रहा है, थोड़ा सा ढूंढिए आगे पीछे। एक बार हाथ उठा के बताएंगे। मिल गए आपको पार्टनर्स अपने अपने? यस। अब सिंपली क्या करना है, हमें आपस में अपने पार्टनर के साथ इंटरेक्ट करना है, क्योंकि आज हम टॉपिक ले रहे हैं एक्सीलेंस का। सो इन विच फील्ड यू वांट टू एक्सेल, आपको आपस में शेयर करना है। सो यू मे स्टार्ट। आप बताएं एक दूसरे को। अगर आप पहली बार एक दूसरे को मिल रहे हैं तो अपना इंट्रो भी दे सकते हैं, और बाकी आप बताएंगे कि आपको किस फील्ड में अपने आप को बहुत परफेक्ट बनाना है। एक्सीलेंस का मतलब ही होता है कि बेटर देन एनीथिंग एनीवन एल्स। कोई भी फील्ड हो सकता है, सेल्फ के लिए हो सकता है, फैमिली के लिए हो सकता है, अपने प्रोफेशन के लिए हो सकता है, सोसाइटी या अपने देश के लिए हो सकता है। किया सभी ने शेयर, या भी थोड़ा टाइम चाहिए? किया? जितना हो गया है वो अपना राइट हैंड रेस करके बता दें। यस, ओके, थैंक यू। आप सभी बैठ जाएं। अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ टारगेट्स हम हमेशा रखते हैं। कई बार वो मन की बातें मन में रह जाती हैं, और कभी कभी ऐसा मौका मिलता है जब हम अपनी बात को दूसरों के साथ शेयर कर सकें। तो अभी जब आप सभी शेयर कर रहे थे कि मैं अपनी लाइफ में ये करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, तो कैसे लग रहा था? मैं फेसेस देख रही थी आप सबके, लेकिन आप खुद बताएं कैसे लग रहा था? अच्छा लग रहा था। अच्छा मीन्स क्या लग रहा था? उस फीलिंग को थोड़ा सा और डिफाइन कर सकते हैं? माइक अगर एक और है तो उनको दे सकते हैं। योर गुड नेम मैम? सीमा जी। सीमा जी बताइए। Hello, my name is Divya Bhardwaj. I am from Sai Angel School. जब
जब मैम आपने पूछा कि आपको कैसा लगा, तो जो मैंने अपनी फीलिंग बताई वो शेयर की कि मैं जो बनना चाहती थी मैं वो बन नहीं पाई, पर मुझे जब लगा कि मैं बन सकती थी या मैंने इनको शेयर करा तो मुझे वो थिंकिंग बहुत अच्छी लगी और मेरा मन बहुत खुश हुआ कि मैं ये बन सकती हूँ। अच्छा, आपके कौन थे साथ? प्लीज़ आप दिव्या जी, आप ये बताइए कि इन्होंने किस फील्ड में एक्सेल करने की बात कही है? मैम ये एक अच्छी स्पोर्ट टीचर बनना चाहती हैं। ओके, वेरी गुड। और आप बताइए कि दिव्या जी किस नहीं क्या नाम है आपका? रितिका। रितिका जी, आप बताइए कि दिव्या जी किस फील्ड में एक्सेल करना चाहती हैं? मैम करना चाहते फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग। वेरी नाइस। कर नहीं पाए तो आगे के लिए कुछ सोचा आपने? मैम अभी मैं टीचर हूँ और इसके साथ साथ मैं एक रेस्टोरेंट भी चलाती हूँ। सो अब किस में एक्सेल करना चाहिए? ओके, जो बीत गया जिसमें नहीं कर पाए वो छोड़ देना। एक्सेल करने के लिए अब आप अपनी लाइफ में क्या एम रखना मैम चाहिए? अभी मेरा एक रेस्टोरेंट है, एक्चुअली मैं रेस्टोरेंट भी चलाती हूँ ताकि मैं आप लोगों को अच्छा फूड खिला सकूँ। और ये मेरा दूसरा प्रोफेशन था, यानी कि उसके बाद मैंने इसको चूज़ किया और इसके बाद मेरा पूरा भी रेस्टोरेंट है और मैं अभी जो आप दोनों को ऑल द बेस्ट। और कोई शेयर करना चाहेंगे? हमारे भाई जो दोनों बैठे हैं, दोनों खड़े हो जाए पार्टनर से। आप दोनों एक दूसरे का बता दें कि आप किस माइक में बोलेंगे तो सभी को सुनाई देगा। सभी का आपस में मायने के अनुसार ही होता है। जी बिल्कुल। दोनों सेवा निर्मित है। यही है कि परिवार की जिम्मेवारी तो न्यूक्लियर समाज के बारे में होना चाहिए, जितना भी हो सके आगे बच्चों में जो मौलिक शिक्षा है, संस्कारों को, क्योंकि आपके टाइम में एक माँ अपनी बिटिया से और पिता अपने बेटे से फोन नहीं देख सकता था। तो ये संस्कारों का जो हमारे देश की संस्कृति सभ्यता कहाँ से कहाँ जा रही है, इन नई चीज़ों का, नई तकनीक का सदुपयोग हो, दुरुपयोग न हो, इस तरह का हम लोगों ने अब प्रयास करना चाहिए। हमारी आयु हो सकती है जितना भी समाज में इस प्रकार को समाज का काम कर सके। लेकिन आज तो आपको पता चला कि आप यूथ हैं इसलिए आयु हो चुकी है, नहीं बोलना कभी। अगर आपके माइंड में समाज के लिए अभी भी कुछ करने का है, दैट मीन्स यू आर यूथ। मैं भी 20 साल का ही हूँ। जी जी, बहुत जोरदार था। कितना अच्छा ये बताया भाई साहब ने कि अपने लिए तो बहुत कुछ कर लिया, परिवार या जॉब जो भी अपना कार्य क्षेत्र रहा, लेकिन अब कुछ समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। बहुत अच्छा सोच है आपकी। और कोई शेयर करना चाहें? पीछे से कोई एक और पेयर का हम किसी का लेते हैं। यस, अपनी इच्छा से हाथ उठाए। कोई करना चाहेंगे शेयर? इंदु मैम और रूबी मैम आप कर लीजिए। प्लीज माइक दे दीजिए। हम वरीड थे अपने बच्चों के बारे में, ये स्कूल लेवल पे और मैं कॉलेज लेवल पे। जब कॉलेज लेवल पे हम देखते हैं कि बच्चों में मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, बिहेवियर अच्छा नहीं है, हम कहते हैं कौन से स्कूल से आए हो। और इनको मैं कह रही थी कि यहाँ पर स्कूल में आप किस तरह की डिफिकल्टी फेस करते हो, क्योंकि एक बाउंड्रीज टीचर्स के लिए बन गई हैं। आप बच्चे को डांट नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी। हालांकि एक टीचर जो है अपने बच्चे की वेलफेयर के लिए ही उसने कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो बच्चा घर जाके टीचर को क्या प्रेजेंट करता है, अपने आप को क्या प्रेजेंट करता है। तो हमारे लिए टीचर्स के लिए बहुत बड़ी बाउंड्रीज है कि हम बच्चों में मॉरल वैल्यूज डेवलप करें, चाहे वो स्कूल टीचर है, चाहे कॉलेज टीचर है, कैसे करें। तो हमने ये बातें डिस्कस की कि हमें करना क्या चाहिए। और आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बस हम यही डिस्कस कर रहे थे, तो हमें ये लगा कि कहीं पर उनके घर का जो वातावरण है उस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि पेरेंट्स पहले तो वो ईज पे रहते हैं, मोबाइल दे देते हैं कि हम अपना काम कर लें, बच्चे डिस्टर्ब ना करें। और बात पहले पेरेंट्स आदत डाल देते हैं, फिर हम परेशान होते हैं। तो पैम्पर्ड बच्चे जो हैं वो हैं, टीचर आज की डेट में डांट भी नहीं सकता। तो हम बच्चों के भविष्य के बारे में ही चिंता करते रहे।
नहीं कर पाते। करना तो और आगे की बात है, हम शेयर तक नहीं कर सकते, क्योंकि हमें लगता है कि हम अगर ये बात किसी को बोल देंगे और मेरा मजाक उड़ेगा तो, क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल सी बात है दुनिया के हिसाब से, और मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसा करूँगी, क्योंकि हम बात एक्सीलेंस की कर रहे हैं, हम जस्ट बीइंग गुड और बीइंग बेटर की बात नहीं कर रहे हैं। एक्सीलेंट है जिसके लिए हमने बचपन से सुना है कि नो वन इज़ परफेक्ट, पहले से हमने सोच लिया कि वो परफेक्शन, एक्सेलेंस, ये सारी शायद बहुत आउट ऑफ रीच की बातें हैं। लेकिन अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता। लीजेंडरी पर्सनालिटीज़ की सक्सेस स्टोरीज हम जितनी देखें उसमें दिखाई देगा, प्रॉब्लम्स हर एक के सामने रही है, डिफरेंट सिचुएशंस, चैलेंजेस हर एक के सामने आए हैं, बट उन्होंने एक एम रखा और उसको अचीव करके दिखाया। तभी आज हम उनको याद करते हैं, अपने लिए, अपने आगे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स को उनका हम एग्जाम्पल देते हैं, उनकी फ़ोटोज़ लगाते हैं, उनके डेज सेलिब्रेट करते हैं। तो उनके पीछे कोई वो बहुत अच्छी फैमिलीज़ में जन्मे थे इसलिए नहीं, कोई बहुत पैसा था उनके पास इसलिए नहीं, बट उनकी जो हिम्मत थी, अपनी एम के प्रति जो डेडिकेशन था, वो चीज़ें हम सीखना चाहते हैं। उन चीज़ों ने उनको इतना लीजेंडरी बनाया, इतना महान बनाया। तो अगर हम भी अपनी लाइफ में कुछ एम रख रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि अभी तो बीइंग टीचर और बैठे भी हम स्कूल के माहौल में हैं, इसलिए शायद उसी से रिलेटेड बातें डिस्कस हो रही है। लेकिन मैंने कि जैसे कहा कि चाहे सेल्फ के लिए कहाँ कहाँ मैं एक्सेल करना चाहती हूँ, अदर इट इज़ हेल्थ, अदर फिटनेस, ब्यूटी, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करना है, पर्सनालिटी को और अच्छा बनाना है, किसी नई स्किल को मुझे सीखना है, कई तरह की बातें हो सकती हैं ना एक्सेल करने के लिए। ऐसे ही फैमिली के लिए, प्रोफेशन के लिए, सोसाइटी के लिए अलग अलग बातें, और उसमें मैं कहाँ कहाँ एक्सेल करना चाहती हूँ। आज एकांत में थोड़ा सा अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए, और ये जो 3-4 लाइफ के मेन फील्ड्स हैं हमारे, उसमें कम से कम एक पॉइंट अपने लिए हम नोट करेंगे कि सेल्फ के लिए मैं कहाँ काम करना चाहूँगी। सेल्फ में भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, बट उसमें भी फोकस मेरा किस पर रहेगा, प्रोफेशन के लिए मेरा फोकस किस पे रहेगा। आप ये लिखेंगे ना, आपको अपने आप में वो एक ब्लूप्रिंट आपके सामने तैयार हो जाएगा। बिल्डिंग में बनाना चाहती हूँ, बट शुरुआत कहाँ से होती है? पहले तो नक्शा बनता है ना, तो अपने सपनों का नक्शा पहले हम बना लें कि मुझे ये करना है अपनी लाइफ में, और फिर उस एम को, उस टारगेट को, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक 5 फिगर फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ। आप जो भी लक्ष्य चुने, जिसमें भी, जिस फील्ड में भी एक्सेल करना चाहें, इस 5 फिगर फॉर्मूला को अप्लाई करें, और मैं समझती हूँ कि इसको अप्लाई करते हुए हम ज़रूर उस एक्सेलेंस की लिमिट तक पहुंच पाएंगे। तो फर्स्ट 5 फिंगर फॉर्मूला, क्योंकि मैं हाथ की 5 उंगलियों को ले रही हूँ, ये 5 उंगलियाँ 5 वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, और उन 5 वैल्यूज़ को लेकर हमने इस सफ़र में आगे बढ़ना है। फर्स्ट, हम कोई कुछ अच्छा काम करता है, वेल डन। हमारा गेस्चर क्या होता है? हम दिखाते हैं। हम का एक दूसरा मीनिंग भी होता है, बट यहाँ वो हम नहीं दे लेंगे। वेल डन, दैट मीन्स इफेक्टिवनेस। हमारे हर काम में जो भी काम हम कर रहे हैं उसको छोटा या बड़ा समझ के नहीं, लेकिन मेरी लाइफ में उसकी इम्पोर्टेंस या मेरे जो एम मैंने रखा है एक्सेल करने का, उसके लिए उस काम की इम्पोर्टेंस को समझ के मुझे अपना फुल डेडिकेशन उसको देना है। हम सिंपली एग्जांपल लेते हैं रिलेशंस का। रिलेशंस इफेक्टिव क्यों नहीं हो पाते? मान लीजिए हाउसवाइफ है, हस्बैंड बाहर से काम करके आ रहे हैं, हस्बैंड को बताया घर वापस आते हुए थोड़ी सी सब्जी लेके आना, या इस ग्रोसरी शॉप से ये वाली चीज़ें लेकर आना। मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है? क्या होता है? वो भूल जाते हैं। अब भूल गए, कुछ जेन्युइन रीज़न भी हो सकता है, उनकी अपनी कुछ मन में परेशानी की बातें हो सकती हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो सकता है, एनी रीज़न।
लेकिन यहाँ पर आते ही फिर वाइफ क्या कहेगी कि तुम्हें दुनिया भर के काम याद रहते हैं, बस मेरा बताया हुआ काम याद नहीं रहता। दैट मीन्स कि तुझे मेरी कदर नहीं है। हम कहाँ की बात कहाँ तक पहुँचा देते हैं। अब वहीं पर दोनों तरफ से हम देखें, अगर आप एक हस्बैंड है, इफेक्टिवनेस क्या है? ज़रूरी है ना काम, थोड़ा सा याद रखिए, ये टेक्निकल चीज़ों को थोड़ा सा यूज़ कीजिए। हमारे भाई साहब कितनी अच्छी बात कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी बहुत सारी है, बस उसको सही यूज़, सही रीति यूटिलाइज करना ज़रूरी है। आप रिमाइंडर लगा लीजिए ना, बात छोटी सी है लेकिन वो भूलने के कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम तो आ रही है। हम कदर तक और इम्पोर्टेंस तक पहुंच रहे कि तुम्हें मेरी कदर ही नहीं है। तो याद रखना, ये इफेक्टिवनेस है। और अगर हम वाइफ के रोल में हैं तो आप उस बात को समझे, आप रिमाइंड करा दीजिए। आपको घर के काम के लिए वो चीज़ चाहिए, आपने सुबह सवेरे बता दिया था कि आप वापस आते हुए ये ले आइए, कोई बात नहीं, 5 बजे उन्होंने घर आना है, 4 बजे आप एक बार रिमाइंड करा दीजिए, ताकि आपके घर में भी वो चीज़ ना होने की वजह से थोड़ी सी जो गड़बड़ होनी थी वो ना हो। इफेक्टिवनेस बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट वो रिजल्ट्स बहुत बड़ी आती हर छोटे बड़े काम में, कि मुझे उसको इफेक्टिवली करना है, अपनी तरफ से परफेक्ट देना है। अगर ये हम अपने साथ प्रॉमिस करें, किसी और को दिखाने के लिए भी नहीं, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए। कई बार क्या होता है कि दूसरों को तो वो चीज़ बहुत एक्यूरेट लग रही होती है, लेकिन मुझे पता होता है कि मैंने काम चलाओ काम किया हुआ है, तो क्या होता है, दूसरे बड़े तारीफों के पुल बांधेंगे, भले खूब एप्रिशिएट करेंगे, लेकिन अंदर थोड़ी सी हमें कमी फील हो रही होती है, नहीं मैं इससे ना और बेटर कर सकती थी, मैं इससे और बेहतर दे सकता था। सो उसको भी इफेक्टिव हम नहीं कहेंगे। इफेक्टिव माना सबसे पहले मेरा दिल गवाही दे, यस तुमने एक्यूरेट काम किया है, तुमने बहुत सही काम किया है, एंड देन फिर बाकी सभी के जो ओपिनियंस आते हैं, कई बार क्रिटिसिज्म भी आएगी, सो क्रिटिसिज्म को भी पॉजिटिवली एक्सेप्ट करके, क्रिटिसिज्म हो रही है दैट मीन्स कि और थोड़ा सा मार्जिन है, इफेक्टिवनेस के थोड़ी सी अभी भी कमी और है, कोई बात नहीं, थैंक यू, अगली बार और आपको अच्छा मिलेगा। सो इफेक्टिवनेस हर काम में, चाहे वो सेल्फ के लिए है, रिलेशंस में है, कोई भी प्रोफेशनल काम हम कर रहे हैं, ये खुद से खुद के साथ प्रॉमिस है, मुझे हर काम इफेक्टिवली करना है। नेक्स्ट हमारा फिंगर है इंडेक्स फिंगर। कहीं भी कोई डायरेक्शन शो करनी होती है, हम इस फिंगर को यूज़ करते हैं, है ना। तो हमारी लाइफ की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, किसी भी रिलेशनशिप में या कोई भी काम करने में मेरा इंटेंशन क्या है, कौन सी मेथड को हम यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस इंडेक्स फिंगर में आती है। डायरेक्शन, इंटेंशन और मेथड। अगर सही इंटेंशन है, सही मेथड को यूज़ किया जा रहा है, तो एक्सीलेंस तक पहुंचने से हमें कोई नहीं रोक सकता। कई बार क्या होता है कि हमारा इंटेंशन बहुत सही होता है, जैसे यहाँ मेनली टीचर्स हैं, तो अपने स्टूडेंट्स के लिए कितना अच्छा इंटेंशन होता है हमारा, ठीक है, हम पनिश भी अगर करना चाहते हैं तो भी क्यों करना चाहते हैं, वो ठीक है सरकार ने हाथ बांध दिए हमारे, लेकिन पनिश भी क्यों करना चाहते हैं, डांटना भी क्यों चाहते हैं, उनकी सुधार के लिए ना। इंटेंशन मेरा बहुत सही है, लेकिन कई बार हरकत गलत हो जाती है, मेथड तरीका गलत हो जाता है, और इसलिए फिर जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स होते हैं उसको हम अचीव नहीं कर पाते हैं। माँ बाप, कौन माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे का नुकसान हो, चाहता है कोई? नहीं। हर तरीके से वो अपने बच्चे को अपने से भी कई गुना बेहतर देखना चाहते हैं, लेकिन बच्चे का अपना इंटरेस्ट है, उसकी अपनी कैपेसिटी है, इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल उसकी जो भी लिमिट्स हैं, उन सभी बातों को कंसिडर करके फिर एक सही मेथड को चूज़ किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है हर रिलेशन में, और जिस भी प्रोफेशन में हम हैं वहाँ उस मेथड को और अपनी इंटेंशन को सही करके हम चले तो हमारी एक्सीलेंस हम उसमें अचीव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट फिंगर हमारा मिडल। देखिए सभी अपना हाथ,
सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है? हमारे मिडल फिंगर की। तो ये मिडल फिंगर अपनी हाइट से हमें ये बता रहा है कि हमारे कैरेक्टर की हाइट इतनी अच्छी है। हमारा बिहेवियर, प्रैक्टिकल व्यवहार से व्यक्ति की पहचान होती है। इंटेंशन को तो मैंने राइट कर लिया, बट व्यवहार में वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, वो विश्वास, वैल्यूज़ की जो हम बात करते हैं, अगर व्यवहार में नहीं है, प्रैक्टिकल फील्ड में हम उन वैल्यूज़ को नहीं अपना रहे हैं, तो क्या होगा? एज अ पर्सन या एज अ प्रोफेशनल हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। जिस प्रोफेशन के लिए जो वैल्यूज़ ज़रूरी है, हर प्रोफेशन की अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती है, और कुछ ऐसी वैल्यूज़ है जो कॉमन है, हर फील्ड में ज़रूरी है। तो चाहे इंडिविजुअल अपने प्रोफेशन के हिसाब से, चाहे कॉमन रूप में, चाहे फैमिली के हिसाब से, चाहे सेल्फ के लिए, कौन कौन सी वैल्यूज़ मुझे प्रैक्टिकल बिहेवियर में लाना ज़रूरी है, थोड़ा सा हमें वो एनालिसिस खुद का करना होगा। कई बार देखा ये जाता है, ठीक है, समाज में कुछ ना कुछ एटिकेट्स बने हुए होते हैं, स्कूल में भी हम अपने बच्चों को मैनर्स सिखाते हैं, लेकिन खुद हम क्या कर रहे होते हैं? हम एक लिविंग एग्जाम्पल बनेगी, एक एक्चुअल गुड बिहेवियर क्या होता है, बहुत ऊंचा चरित्र क्या होता है, मूल्यवान जीवन क्या होता है, वो प्रैक्टिकल मेरी लाइफ एग्जाम्पल बने दूसरों के। इससे क्या होगा कि मैं खुद भी अपने आप से सेटिस्फाइड रहूँगी, और जहाँ जिस फील्ड में हम एक्सेल करना चाहते हैं उसको भी हम ज़रूर अचीव कर सकेंगे। देन फोर्थ फिंगर, जिसमें हम रिंग पहनते हैं, तो रिंग फिंगर भी इसको बोला जाता है, अनामिका। ये हमें रिप्रेजेंट करती है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जैसे एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको शेयर कर रही हूँ। कहते हैं कि एक बार एक गुरुजी ने अपने शिष्य को 2 बैग्स दे दिए, और वो 2 बैग्स देकर उसको बोला कि तुम जाओ शहर में घूमो, ये तुम्हारा एक ट्रायल पीरियड है, तुम्हारी टेस्ट भी इसमें होनी है और तुम्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। 1 साल तक उसको घूमने के लिए बोला, और वो 2 बैग्स जो दिए थे, किस लिए दिए थे, उसका पोजीशन बताया गया था। एक जो वाइट वाला बैग था उसको तुम्हें आगे रखना है, और जब भी जिस भी पर्सन से तुम मिलोगे उसकी जो गुड क्वालिटीज़, जो अच्छी बातें तुम्हें दिखेगी, उसको तुमने अपनी वाइट बैग में जो कि आगे रखनी है उसमें डालते जाना है। और एक ब्लैक बैग था, उसको तुमने पीठ पे रखना है, और जब भी तुम किसी व्यक्ति के साथ मिलोगे तुम्हें भी कुछ ना कुछ कमी भी दिखाई देगी। अभी सतयुग तो नहीं है ना, तो अच्छी बुरी सब तरह की चीज़ें मिलेंगी सभी लोगों में। तो जब कभी तुम्हें किसी की बुराई दिखेगी ना, किसी की गलती दिखेगी, तो क्या करना, उसको पीठ वाली ब्लैक बैग में डाल देना। बहुत सिंपल सा टास्क था। शिष्य ने कहा ओके, जैसा आप कहते वैसे ही मैं करूँगा। अभी वो चल पड़ा था, आश्रम से थोड़ा सा ही दूर गया और उसको एकदम से ठोकर लग गई। ठोकर लगने के कारण वो गिर गया, कोई बात नहीं, कोई ज़्यादा चोट वगैरह नहीं लगी थी, वो संभल गया और फिर से चलने लगा। लेकिन इसमें गड़बड़ क्या हो गई, आगे का बैग पीछे और पीछे का आगे हो गया। ब्लैक बैग आगे हो गया और वाइट बैग पीछे हो गया, और फिर वो जो 1 साल घूमता रहा। आप समझ सकते हैं क्या किया होगा उसने? जिस किसी की गलती देखी, जिस किसी की बुराई देखी, सब आगे डालता गया, और जिसकी भी कोई अच्छाई दिखी उसको पीठ वाले बैग में डालता गया। तो क्या हुआ होगा रिजल्ट? बड़ा बोझिल, बड़ा परेशान, पता नहीं गुरुजी ने क्या दिया काम। ऐसे तो सही था, जब सुना था तब तो अच्छा ही लग रहा था, बड़ा सिंपल इजी सा लग रहा था टास्क। पता नहीं ये कब साल पूरा होगा और कब मैं जाकर इससे छुटकारा पाऊंगा। पहुंचा आखिर गुरुजी के पास। गुरुजी तो देखते ही उसको सारी बात समझ गए कि तुमने तो गड़बड़ कर दी। जो बैग आगे रखना था उसको पीछे, पीछे वाले को आगे कर दिया। अब चलो उस शिष्य को तो 1 साल में अपने आप में सुधार हो गया, पता चल गया गुरुजी जो साथ थे उसके।
लेकिन हम सभी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करते हैं? क्या करते हैं? वी आर सोशल एनिमल। बहुत सारे लोगों के साथ फैमिली में, वर्क फील्ड में, समाज में हम रहते हैं, लेकिन वहाँ पर हम क्या करते हैं? हम दूसरों की बुराइयाँ दिखती हैं, छोटी सी छोटी बुराई भी होगी, उसको बिल्कुल लेंस के थ्रू देखकर जैसे एनलार्ज करके देखते हैं कि इसने ऐसा किया ही कैसे, और अपनी बुराई जब होगी तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। किसी ने मेरे लिए कुछ अच्छा किया, जैसे माँ बाप के लिए आजकल के बच्चे कहते हैं कोई बात नहीं, पैदा किया है तो परवरिश की तो क्या बड़ी बात है। ग्रांटेड ले लेते हैं हम दूसरों की अच्छाइयों को, और बुरा थोड़ा कुछ किया तो पता नहीं कितना बड़ा पाप, कितना बड़ा अपराध कर दिया। तो दूसरों को देखने में भी हम गड़बड़ कर देते हैं, और खुद को देखना तो शायद कभी आता ही नहीं है। जबकि हम सबके आराध्य, हम सबके इष्ट विष्णु जी के हाथ में एक चक्र दिखाया जाता है। उस चक्र का नाम क्या है? क्या चक्र का नाम है? सुदर्शन चक्र, है ना? तो सुदर्शन वो वही वाली थी, वाइट बैग आके रखो और उसमें सु माना जो गुड है वो डालते जाओ। एक तो सु को भी हमने छोड़ दिया, इसका एक और नाम होता है स्वदर्शन चक्र। स्व मीन्स सेल्फ, सेल्फ रियलाइजेशन एंड देन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। मेरे अंदर, मेरी खुद की पर्सनालिटी में, मेरी खुद की थिंकिंग में, मेरे एटीट्यूड में, मेरे बिहेवियर में कहाँ कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हम क्रिकेट देखते हैं, बोलते हैं इसने ऐसा क्यों स्ट्रोक किया, इसको ऐसे नहीं करता, ऐसे करता ना तो पूरा छक्का लग जाता, अच्छे से सिक्सर जाता, बाउंड्री पार बॉल चला जाता, इसने ना गलती कर दी। फिर राजनीति जो होते हैं, ये मोदी जी ने आज ही क्यों 2000 के नोट बंद कर दिए, थोड़ा इलेक्शन हो जाता उसके बाद करते, अच्छी वोट बैंक हो जाती, अब पता नहीं उनका क्या हाल होगा। इसको ये नहीं करना चाहिए था, उसको वो नहीं करना चाहिए था। सारी दुनिया भर के लिए हम गुरु बनकर रेडी होते हैं, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए हम टाइम कितना देते हैं। अगर हम लाइफ में एक्सीलेंस को हासिल करना चाहते हैं तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ चेकिंग, ये सारी बातों पर उसके लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम वो मिरर देखते हैं कि मेरा फेस ठीक है, मेरी ड्रेस ठीक है, ऐसे मेरी लाइफ, मेरी पर्सनालिटी, मेरा वैल्यू सिस्टम वो ठीक है या नहीं, वो दर्पण देखना, वो मिरर देखना हम कई बार भूल जाते हैं। और कहीं अगर कोई दूसरा मुझे बताने आए तो वो तो मेरा दुश्मन ही हो जाता है। जबकि हमारी संस्कृति क्या कहती है, निंदा हमारी जो करे, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। लेकिन क्या रियली में वो मित्रता स्वीकार होती है? लेकिन रियली में मित्रता ही लगनी चाहिए कि शायद मैं अपने आप से अपनी बीमारी को नहीं एनालाइज कर पाई थी, लेकिन कितना भला हो उस व्यक्ति का कि उसने आकर मुझे बताया कि देखो आप एक्सेल करना चाहते हो और ये यहाँ पर आपकी नाव में छेद है, कैसे पहुँचोगे मंजिल पर, उसका तो थैंक्स करना चाहिए ना। कई बार रास्ते में होता है ना, हमारी कार का डोर खुला रहा होता है और हमारे आसपास जाने वाले लोग तुरंत चाहे हॉर्न बजा बजा के, चाहे हमारे लिए रुक के हमें बता देते हैं भाई जी बहन जी आपका ना कार का डोर खुला है। उनको क्या पड़ी थी, एक्सीडेंट होता तो मेरा होता, लेकिन उन्होंने रुक के बताया तो हम क्या करते हैं, दुश्मन बना लेते हैं उनको, थैंक यू करते हैं। तो इसी तरह से अगर मेरी पर्सनालिटी में कोई कमी निकाल रहा है, ऐसे तो खुद से ढूंढनी आनी चाहिए, खुद से नहीं आ रही है, कोई दूसरा बता रहा है तो अच्छी बात है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और फास्ट स्पीड से हो जाएगा मेरा। इसलिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो रिंग फिंगर हमारी रिप्रेजेंट करती है, एंड देन लिटिल फिंगर हमारी छोटी सी चीची उंगली जिसको कहते हैं, इसका तो कोई वैल्यू नहीं होगी ना, क्या कहें। इसमें तो इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि कहते हैं श्री कृष्ण जी ने अपनी इस छोटी उंगली के बल पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। लेकिन तब उठाया था जब हर गोप और गोपी ने भी अपनी इस छोटी सी उंगली का
सहयोग उनको दिया था। सो ये छोटी उंगली, ये टीम वर्क, कोऑपरेशन को रिप्रेजेंट करती है। हम चाहे जीवन में कितना भी ऊंचा लक्ष्य रखें, अगर हम अपनी टीम को साथ लेकर चलें, आप मान लीजिए एक माँ होने के नाते सोच रहे मेरे परिवार में सुख शांति रहे, बच्चे बहुत अच्छी अपनी पढ़ाई करें, घर परिवार में बहुत प्यार बना रहे, आपके अकेले चाहने से क्या होगा? बीइंग अ प्रिंसिपल आप सोचते हैं कि मेरी स्कूल की, मेरी कॉलेज की रिजल्ट इतनी अच्छी आए, बट आपके अकेले सोचने से क्या होगा? टीम चाहिए, तो टीम वर्क, और टीम वर्क के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल फेथ, इस तरह के वैल्यूज़ भी बहुत ज़रूरी होते हैं। सो टीम वर्क के साथ हम चले, जैसे कहते हैं एक और एक मिलकर 2 नहीं होता, 11 होते हैं, मल्टीपल हो जाती है हमारी पावर। कम मेहनत और अधिक सफलता वो हम टीम वर्क के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। अपने फील्ड कोई भी हो जिसमें हम एक्सेलेंस को हासिल करना चाहते हैं, अगर इन 5 बातों को एक बार रिवाइज करें, दिस इज इफेक्टिवनेस, डायरेक्शन और इंटेंशन, मेथड, थर्ड वन अवर कैरेक्टर और बिहेवियर, फोर्थ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जिसके लिए ये स्टेप्स है, रियलाइजेशन, एनालिसिस, क्रिटिसिज्म, करेक्शन, सो सेल्फ इम्प्रूवमेंट, एंड फिफ्थ वन टीम वर्क, म्यूचुअल कोऑपरेशन, वो बहुत ज़रूरी है। फिर हम चाहे सेल्फ के लिए भी कई बार इस तरह के मोटिवेशनल लेक्चर्स या स्पिरिचुअल जो गुरुज हैं उनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? अब सेल्फ के लिए करना है तो मैं अपने आप करूँ ना, नहीं, वहाँ भी एक टीम बन जाती है। अब Y20 का प्रोजेक्ट चला है, गवर्नमेंट के द्वारा कई सारी स्कीम्स निकाली जाती है, जनता का सहयोग ही ना हो तो क्या होगा? उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना दिए, अरबों खरबों रुपए उसके लिए फंड डिसाइड कर लिए, लेकिन अगर जनता सहयोग ही ना दे, चाहिए ना सहयोग, तो चाहे वो देश को चलाने की बात है, चाहे वो घर को चलाना है, चाहे वो अपने स्कूल को चलाना है, किसी और NGO आदि के साथ हम जुड़े हैं, उसको इफेक्टिवली चलाना है, या मुझे अपने आप को चलाना है। यहाँ भी कोऑपरेशन चाहिए, मेरे मन और बुद्धि का, मेरे दिल और दिमाग का। कहीं इमोशनली हम बहुत ज़्यादा सेंटी हो जाते हैं तो विवेक हल्का पड़ जाता है। कई बार विवेक इतना हावी हो जाता है कि प्यार और भरोसा करना ही हम भूल जाते हैं दूसरों के ऊपर। सो कोऑपरेशन, टीम वर्क, वो बहुत ज़रूरी है। और इन सभी 5 बातों को लेकर अगर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, तो अभी जो हम सबने शेयर किया था आपस में कि हम इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को और बेहतर परफेक्शन की तरफ ले जाना चाहते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि इन सभी बातों को अप्लाई करते हुए हम ज़रूर एक्सेल कर पाएंगे। और फिर एक बात जो ज़रूरी है कि मेडिटेशन, इन 5 उंगलियों को बांधने वाली ये हथेली, उसको तो इग्नोर नहीं कर सकते ना, नहीं तो 5 उंगलियाँ अलग अलग अकेले क्या करेगी। सो बी कनेक्टेड विद द सुप्रीम, परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहना, ये हमारी 5 वैल्यूज़ को हमारे में भरने में, अपने लक्ष्य पर फोकस रखने में हमें हेल्प करेगा। मेडिटेशन बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। नॉर्मली मैं 3 स्टेप्स में मेडिटेशन को बताती हूँ। फर्स्ट, पॉजिटिव ओरिएंटेशन ऑफ माइंड, अच्छा सोचना सीखें हम खुद के लिए, सबसे पहले लाइफ में आने वाली हर सिचुएशन के लिए, अपने साथ के लोगों के लिए। पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव थॉट्स हम क्रिएट करते चलें। सेकंड, सेल्फ रियलाइजिंग योर ओन सेल्फ, या जिसको दूसरे शब्दों में हम कहते हैं नोइंग द सेल्फ बिहाइंड द सेल्फी। सेल्फी का क्रेज़ है ना आजकल, लेकिन सेल्फी में तो बॉडी की पिक्चर आती है, उस बॉडी के पिक्चर में जो अंदर एनर्जी छिपी हुई है, जिसको हम सोल कहते हैं, जो एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, उसको महसूस करना। और प्रेजेंटली अब उसकी कौन कौन सी क्वालिटीज़ को मैं प्रैक्टिकल लाइफ में ला रही हूँ, उसको चेक करना। दैट इज़ रियलाइजिंग योर ओन सेल्फ। एंड थर्ड वन इज कनेक्टिंग विद द सुप्रीम,
जो भी कमी लग रही है मेरी पर्सनालिटी में, मेरी वैल्यू सिस्टम में, मेरे बिहेवियर में, मेरे करेक्टर में, वो उस हर कमी को पूरा करने के लिए परमात्मा जो ओशन है, सोर्स ऑफ ऑल पॉजिटिव क्वालिटीज़, सागर कहा गया है उसको, प्यार का, शांति का, हर तरह की जितनी भी पॉजिटिव क्वालिटीज़ वो सब का वो सागर है, अनलिमिटेड ओशन है। तो उसके साथ कनेक्ट करके वो पावर, वो पॉजिटिव एनर्जी खुद के अंदर भरना, ताकि सेकंड स्टेप में जो भी कमी हमने अपने अंदर फील की उसको हम भर सकें। जैसे पानी में हमारे लगभग 70% वाटर कंटेंट होता है, लेकिन हमें प्यास लगती है, दैट मीन्स वो लेवल कम हुआ है, ज़ीरो नहीं हुआ होता लेकिन कम हुआ होता है। तो हम 1 गिलास 2 गिलास पानी पी लेते हैं, अगेन प्यास बुझ जाती है, हम बड़ा अच्छे से फील कर पाते हैं खुद को। तो हमारे में भी कोई ज़ीरो नहीं हुई है क्वालिटीज़। जब हम मेडिटेशन करेंगे ना, पता चलेगा ऑलरेडी बहुत सारी शांति है, मैं हमेशा कोई गुस्सा करने वाला नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी ऊर्जा है, एनर्जी है, शक्ति है, मैं कोई हमेशा हार खाने वाली नहीं हूँ, हमेशा डरने वाली, रूठने वाली नहीं हूँ, बहुत सारा प्यार है। तो जो है वो भी जागता जाएगा। और जहाँ कमी होगी, जैसे हमने देखा ना कि पानी की थोड़ी सी कमी होगी, हमें पता है किचन में पानी रखा हुआ है, जाकर हमने पी लिया। तो ऐसे परमात्मा के पास वो हर शक्ति का, हर गुण का पानी रखा हुआ है, जाकर पी लो। बस उसमें थोड़ा सा फोकस करके माइंड को, शुरुआत में हम जब मेडिटेशन करते हैं तो अपने आप के लिए कुछ गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा प्रैक्टिस करते हैं, ऑटो सजेशंस दिए जाते हैं या कमेंट्रीज दी जाती हैं, तो उसके साथ हम अपने आप को चलाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे छोटे बच्चे को चलना सिखाते तो पहले तो अपने हाथ का सहारा देना पड़ता है। तो मेडिटेशन करने में पहले थोड़ा सा मेडिटेशन कमेंट्रीज़ को हम सपोर्ट लेते हैं, और उसके बाद फिर एक बार आपको विधि समझ में आ गई, वो कनेक्शन जुड़ना शुरू हो गया अपने परमात्मा पिता से, तो फिर आप अपने आप बिना किसी आधार के भी बहुत ईजीली कुछ भी काम कर रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, वो कनेक्शन फील कर सकते हैं। जैसे एक तरह से माँ बाप का साया बड़ा प्रोटेक्शन फील कराता है ना, ऐसे परमात्मा मेरे साथ है, दैट इज़ मेडिटेशन। और ये मेडिटेशन हमें हर फील्ड में कॉन्फिडेंट रखेगा। कहीं भी किसी बात का डर, अपने लिए जो डाउट्स आते हैं, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कई बार छोड़ देने का मन करता है, मेरे से नहीं हो रहा है, उस सारी निगेटिविटी से हम दूर होते जाएंगे और जो एम रखा है लाइफ में उसको बहुत इजीली अचीव कर पाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता का एक महावाक्य आप सबको याद कराते हुए हम अपनी वाणी को विराम देंगे। उसमें आता है कि हे अर्जुन, जहाँ धर्म है, जहाँ तुम हो, जहाँ धर्म है और जहाँ स्वयं भगवान है, वहाँ विजयश्री निश्चित है। तो जहाँ मेरा अपना कॉन्फिडेंस है, जहाँ मेरा इंटेंशन राइट है और खुद भगवान का साथ है, एक्सीलेंस कहाँ जाएगी, परछाई की तरह हमारे साथ रहेगी। सो आप सबको अपनी अपनी फील्ड में जहाँ जहाँ आपने एम रखा है वहाँ एक्सेल करने का परमात्मा की तरफ से वरदान और हमारी तरफ से शुभ दुआएं। आप सभी सदा स्वस्थ रहें, सदा खुश रहें। ओम शांति। मेडिटेशन करना चाहेंगे थोड़ा सा, तो मैं मेडिटेट करना चाहूँगी।